हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। और आज अपन लोग यहाँ पे देखेंगे पीवाईक्यू, जो कि अपन लोग देख ही रहे थे। ये वो पीवाईक्यूज हैं जो आप लोगों के यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। और इसके बाद में अपन लोग टीजीटी, पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी आपके ज्योग्राफी के एग्जाम है उन सभी को यहाँ पे पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। और अगर आप लोगों को आंसर इसका आता है तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए क्वेश्चन नंबर डाल के। तो आपका क्या होगा, आप खुद कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, हमें इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं या गलत हुए हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वर्तमान भूत की कुंजी है। ये कथन किसका है? जीके गिलबर्ट का, जेम्स हटन का, डब्ल्यू एच डेविस का या फिर वॉल्टर पेंक का? द स्टेटमेंट द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट वॉज गिवन बाई जीके गिलबर्ट, जेम्स हटन, डब्ल्यू एच डेविस या फिर वॉल्टर पेंक। तो ये जो कथन है वर्तमान भूत की कुंजी है, ये दिया गया था जेम्स हटन के द्वारा। बी ऑप्शन आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। जेम्स हटन, इन्होंने क्या किया था? 1785, डेट याद रखिएगा, डेट पूछी जाती है। 1785 में एक सिद्धांत दिया था जिसका सिद्धांत है एक रूपता बाद का सिद्धांत। ये इन्होंने दिया था कब? ये उन्होंने दिया था 1785 में, काफी फेमस है। और इन्होंने कहा था इनके अनुसार जो आज का समय यानी कि जो वर्तमान समय है वो भूगर्भिक प्रक्रम नियत कार्यरत है। यानी कि जो आज का समय जिस तरीके से चल रहा है, आप लोगों को पर्वत बनते दिख रहे हैं, प्लेट्यूज बन के यानी कि पठार बनते दिख रहे हैं, मैदान बनते दिख रहे हैं। ये ऐसा आज ही नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा ही देखने को हमें पास्ट में भी मिलता था। यानी कि पास्ट ये सब कुछ हो चुका है पास्ट में, जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है। ये किसका कहना था? ये आपके जेम्स हटन का कहना था, ठीक है। चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रासायनिक अपचय की कौन सी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है? कार्बोनेटीकरण है, ऑक्सीकरण है, जलयोजन या फिर सिलिका पृथक्करण? विच प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग causes rusting of iron? कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन या फिर डिसलीकेशन? क्या होगा यहाँ पे आंसर? कीजिए फटाफट से, आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए, जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है, आप लोगों ने देखा होगा लोहे की कोई छड़ी है, आप लोग लोहे का कोई भी टुकड़ा वगैरह, ये आप लोग जब खुले में डाल देते हैं और उस पर पानी पड़ जाता है तो उस पर क्या काले काले धब्बे जैसे पड़ जाते हैं। जो काले काले धब्बे होते हैं वही क्या होती है? वही जंग होती है। ये किस पर लग जाती है? लोहे पर लगती है। अब इसका यहाँ पे ये कारण पूछ रहा है कि क्या कारण होता है। तो यहाँ पे जो कारण होता है वो देखिए ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। यानी कि जब जो वायु की ऑक्सीजन होती है ना, पवन की ऑक्सीजन, ये जब पवन का संयोग होता है ऑक्सीजन से, तो वो जल से जब मिलती है तो वो क्या बनती है? जंग बनती है, ठीक है। और ये जब चट्टानों पर पड़ती है तो चट्टानों पर पड़ने के बाद में ये जो काले काले धब्बे आप लोगों के हो जाते हैं, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं, जो कि लोहे पर लग जाती है। क्या होता है जी? ऑक्सीजन के ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्साइड बनने के बाद में ये इनका चट्टानों का वियोजन होता है, वियोजन होने के बाद में ये जंग होता है, जिसको अपन लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे भी आप लोगों का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सागर तल फैलाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? हैरी हेस के द्वारा, टूजो विल्सन के द्वारा, आर्थर होम्स के द्वारा या फिर डीएल होम्स के द्वारा? देखिए यहाँ पे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वाज प्रोपाउंड बाय हैरी हेस, टूजो विल्सन, ए होम्स या फिर डीएल होम्स? किसके द्वारा दिया गया था आंसर? अगर आप लोग को पता है तो इसका आंसर कीजिए। देखिए, जो सागर तल फैलाव सिद्धांत है ये दिया गया था हैरी हेस के द्वारा। हैरी हेस, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1960 में। कब दिया था इनका ये सिद्धांत? तो 1960 में इनका ये सिद्धांत आया था। और इनने कहा था कि जो महासागरीय कटक हैं इनके सहारे नए पदार्थ बनते हैं। जो कटक होते हैं, रिज होते हैं, उन्हीं के सहारे क्या होते हैं? नए पदार्थ यहाँ पर निकलते रहते हैं और इन पर ये जमाव होता रहता है। इस तरीके से यहाँ पे इनका जमाव होता है। ये कहा गया था किसके द्वारा?
ये हैरी हेस के द्वारा कहा गया था। ठीक है। और इसीलिए इनका जो सिद्धांत है सागर तल फैलाव सिद्धांत क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से पदार्थ निकल रहे हैं तो इस सागर तल का फैलाव होता है। ठीक है। दिया कब गया था? 1960 में दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे सिद्धांत दिए गए हैं और इनके वैज्ञानिक दिए गए हैं। सागर तल फैलाव सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है एवं रेडियोधर्मी सिद्धांत है। इनके वैज्ञानिक दिए गए हैं वेगनर, हैरी हेस, जॉली एवं रीड। तो देखिए, अभी अपन लोगों ने सागर तल फैलाव सिद्धांत पढ़ा है। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। हैरी एस यहाँ पे सेकंड में है तो सेकंड यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये वेगनर महोदय के द्वारा दिया गया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो वेगनर आप लोगों के फर्स्ट में है। इसके बाद में इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है, ये दी गई थी रीड के द्वारा। रीड आप लोगों के फोर्थ में हो जाएंगे। और इसके बाद में बचा रेडियोधर्मी सिद्धांत है, जो कि जॉली के द्वारा दिया गया था। ये आप लोगों का थर्ड हो जाएगा। 2 1 4 3, ये यहाँ पे जो करेक्ट होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल सागर इनमें से किसका एक उदाहरण है? अविनति घाटी का, ज्वालामुखी संरचना का, भ्रंश घाटी का, या फिर अपरदित घाटी का। रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्लाइन वैली, वोल्केनिक स्ट्रक्चर, रिफ्ट वैली, या फिर इरोडेड वैली। फटाफट से आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए, जो लाल सागर है ये जो उदाहरण हो जाएगा वो किसका है? भ्रंश घाटी का है। किसका हो जाएगा यहाँ पे? भ्रंश घाटी का है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। रिफ्ट वैली का ये वाला उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कारक प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का परिभ्रमण, उच्च एवं निम्न दाब पेटियां, स्तर एवं जल का विभेदीय दर से गर्म होना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेनेटरी विंड वेल्स? द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, द रोटेशन ऑफ अर्थ, हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट, डिफरेंशियल रेट ऑफ हीटिंग एंड लैंड ऑफ वाटर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कौन सा इसमें से कारक होगा जो कि प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा होगा, ये आपका ग्लोब है। यहाँ पे आप लोगों का हाई प्रेशर होता है, ये आपका लो प्रेशर बेल्ट, ये फिर से हाई, ये आपका ऊपर लो। तो यहाँ पे जो बेल्ट्स बनती हैं ये हाई लो चलती हैं। उच्च एवं निम्न दाब पेटियां होती हैं, उन्हीं के कारण क्या होती हैं? प्रचलित पवन पेटियां यहाँ पे उत्तरदायी होती हैं। ठीक है। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है यहाँ पे जो असर्शन के यानी कि ए के रूप में दिया गया है, दूसरा यहाँ पे उनके रीजन के रूप में बताया गया है। तो पहला कह रहा है कि जो प्राचीन पर्वतमालाएं हैं उनके अवशेष कठोर पिंडों के कुछ भाग में स्थित होते हैं। ठीक है, प्राचीन पर्वतमालाओं की बात कर रहा है, जैसे आप लोग अरावली को ले लीजिए। ठीक है। ये कैसी है? अवशिष्ट पर्वत के रूप में रहेगी, जिनके कठोर भाग स्थित हैं और बाद बाकी के क्या हो गए? अपवर्तन हो चुका है उनका। इसके बाद में कुछ कठोर पिंड, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या है ये? कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम उपसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। इंग्लिश में देख लीजिए। रिमेन ऑफ ओल्डर माउंटेन बेल्ट्स लाई विद इन द सील्ड ऑफ इन फ्यू प्लेसेस। रीजन दिया गया है यहाँ पे ऑर्डर, सॉरी जो ओल्डर माउंटेन बेल्ट्स इन सील्ड एरिया आर कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर रीजन नहीं पूछा गया है, ये ऑप्शन अधूरे छोड़ दिए गए हैं।
तो यहाँ पे देखिए जो प्राचीन पर्वतमालाएं होती हैं उनके अवशेष कठोर पिंडों के कुछ भाग स्थित हैं। तो जैसे आप लोगों ने अरावली के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ होगा कि जो अरावली है अपने अवशिष्ट के रूप में रह गई है, उसके जो जो कठोर भाग हैं वो उसी अभी स्थित हैं और बाकी के जो नरम भाग हैं वो क्या हो गए हैं, अपरदित हो चुके हैं। कठोर पिंड ऐसे क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। बिल्कुल जब मुलायम चट्टानें होंगी तभी तो उनका अपरदन होता है, अवसाद उनके बचे रह जाते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों होंगे क्या, सही हो जाएंगे। बाद बाकी के ऑप्शन सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित विशेषताओं का सागर तट से सागर की ओर में सही अनुक्रम क्या होगा। बर्म, निम्न ज्वार सोपान, बिलांचली गर्त या फिर बिलांचली रोदिका। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बिलांचली गर्त, बिलांचली रोदिका, बर्म एवं निम्न ज्वार सोपान। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है निम्न ज्वार सोपान, बर्म, बिलांचली रोदिका, बिलांचली गर्त एवं बिलान। चौथा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बिलांचली रोदिका, निम्न ज्वार सोपान, बर्म एवं बिलांचली गर्त। इंग्लिश में भी देख लीजिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स टू बर्ड सी फ्रॉम द कोस्ट, यानी कि समुद्र से तट की ओर में अपन लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। बम, लो टाइड टेरेस, लॉन्ग शोर स्टफ या फिर लॉन्ग शोर बार। ऑप्शंस और अब सभी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो सही ऑप्शन होगा, सबसे पहले यहाँ पे बर्न होगा, बर्न के बाद में आपका लो टाइड टेरेस होगा, उसके बाद में आपके लॉन्ग शोर ट्रफ होगा और उसके बाद में आपका लॉन्ग शोर बार हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आप लोगों का ए करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का भी ए करेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं असर्शन और रीजन के रूप में। यहाँ पे भी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो अधूरे हैं, लेकिन चलिए अपन अधूरे में ही आंसर करेंगे। जब पुलन यानी कि बीच के खंड विशेष पर बालू अधिक तीव्रता से आती है तब यह बाहर ले जाती है। पुलन चौड़ा एवं सागर की ओर में विकसित होता है। रीजन बता रहा है कि जो तटीय पर्वत पर्यावरण में पुनर्क्रमण प्रक्रिया सर्वत्र समान होती है। इंग्लिश में देख लीजिए, when sand arrive at a particular section of the beach more rapidly than it is carried away, the beach is widened and built ocean birds। रीजन दिया गया है द प्रोग्रेडेशन प्रोसेस इज एवरीवेयर कॉमन इन द कोस्टल एनवायरनमेंट, यानी कि सब जगह सेम होती है जैसे कि आपके पर्यावरण होता है, जो तटीय पर्यावरण होता है वहां पे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है कि जो पुलिन होता है, बीच जो बनते हैं वो बालू जो बहा करके आती है उसी के कारण वो चौड़ा होता है और सागर की ओर में ये विकसित होता है। और जो तटीय पर्यावरण में पुनर्क्रमण प्रक्रिया होती है ये हमेशा समान रहती है सभी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पॉलीक्लाइमैक्स की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था। क्लेमेंट ने, टांसले ने, विटकर ने या फिर हैकेल ने। ये जो देखिए पॉलीक्लाइमैक्स है, ये जो संकल्पना दी गई थी 1935 में दी गई थी। कब दी गई थी, 1935 में। ये और जो संकल्पना है ये दी किसके द्वारा गई थी, तो ये दी गई थी आप लोगों के टांसले के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, टांसले के द्वारा। नहीं, ये जो संकल्पना है पॉलीक्लाइमेक्स टांसले के द्वारा नहीं है। टांसले के द्वारा तो आपके जो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना है वो दी गई थी। ठीक है, एक मिनट। टांसले के द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, मेरे को कंफ्यूजन था इसमें, लेकिन पॉलीक्लाइमेक्स है ये टांसले के द्वारा ही दी गई है 1935 में। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एजेंडा 21 को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकार किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो भूशिखर वार्ता, रोटरडोम सम्मेलन या फिर आपका रामसर सम्मेलन। The Agenda 21 was adopted in which of the following conventions? Stockholm Convention, Rio Earth Summit, रोटरडम कन्वेंशन या फिर आपका रामसर कन्वेंशन। तो देखिए जो आपका एजेंडा 21 है ये जो स्वीकार किया गया था, ये अंगीकार किया गया था, वो किया गया था कब? जो आपका रियो अर्थ समिट था। कब किया गया था? ये आपका रियो अर्थ समिट में स्वीकार किया गया था। और जो स्टॉकहोम है इसकी ये मनाई थी कब? स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ मनाई थी, जिसको जाना जाता है अपन लोगों का रियो अर्थ समिट के नाम से। और ये जो हुआ कहाँ पे था, रियो भूशिखर वार्ता, ये रियो में हुआ था। रियो में हुआ था। रियो कहाँ पे है? रियो आप लोगों का ब्राजील में है। कहाँ पे हो जाएगा रियो? ब्राजील में है। 1992 में हुआ था। ठीक है, डेट भी याद रख लीजिएगा, पूछी जाती है डेट। ये क्या था? इसमें ज्यादातर देशों ने भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नील नदी के डेल्टा से लेकर कांगो बेसिन तक कोपेन के जलवायु प्रकार का सही अनुक्रम क्या होगा? BWH, BSH, AW, AF, BSH, BWH या फिर आपका BWH, AW, BWH या फिर AF। बात नेक्स्ट है यहाँ पे AF, AW, BSH एवं BWH। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोपेन क्लाइमेट टाइप फ्रॉम नील डेल्टा टू बार्ड कॉन्गो बेसिन्स। तो बताइए यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए जो नील नदी है, नील नदी से लेकर के हम जाएंगे कांगो बेसिन तक, तो वहां पे जो अपना जलवायु क्षेत्र होगा वो जो कोपेन के अनुसार, तो वो होगा यहाँ पे BWH, BSH, AW जो आपका सवाना क्षेत्र होता है और AF होता है। ठीक है, जो BWH होता है यहाँ पे लिख दे रही हूँ, BWH है ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो तापमान होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब यहाँ पे तापमान रहता है, औसत वार्षिक जो तापमान होता है वो। और ये जो बर्ड है इसको डिनोट करेंगे अपन लोग उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, दूसरा यहाँ पे शब्द आता है आपका BSH। BSH, BSH के लिए तापमान जो रहता है, औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पहुंच जाता है। यहाँ पे 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह रहा है और यहाँ पे उससे अधिक पहुंच रहा है। ये जो जलवायु होती है इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। कौन सी बोली जाती है इसको? स्टेपी जलवायु। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे AW। AW में जो तापमान होता है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर से यहाँ पे कम वर्षा होती है। ठीक है, और जो तापमान होता है वर्ष भर यहाँ पे ऊंचा बना रहता है, हाई टेम्परेचर होता है। और ये जो क्षेत्र है आप लोगों का ये बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु क्षेत्र। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं उष्ण जलवायु क्षेत्र, या फिर इसको उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र भी कहा जाता है। सवाना क्षेत्र। ठीक है, अब बचा आप लोगों का AF। AF होता है, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय प्रचुर। यहाँ पे वर्षा जो होती है भरपूर मात्रा में होती है, तो ये आप लोगों का उष्ण कटिबंधीय प्रचुर वर्षा क्षेत्र।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ए होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका असर्शन रीजन में पहला कह रहा है कि क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य वायु का सम्मिश्रण कम पाया जाता है। रीजन बता रहा है कि समताप मंडल बहुल मात्रा में जल वाष्प और धूल कण युक्त होता है। तो बताइए यहाँ पे क्या इसका ऑप्शन होगा। देखिए जो यहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों का, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य में वायु का सम्मिश्रण कम पाया जाता है, ये आप लोगों का सही है। लेकिन ये आगे बोल रहा है कि जो समताप मंडल है इसमें बहुल मात्रा में यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में जल वाष्प पाए जाते हैं और धूल के कण पाए जाते हैं। आप लोग बताइए कि क्या समताप मंडल में जल वाष्प और धूल के कण अधिक मात्रा में पाए जा सकते हैं क्या? अगर ऐसा होगा तो वहां पे जहाज वगैरह क्यों चलने लगेंगे, आप लोग बताइए। तो देखिए जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे पहले इंग्लिश में भी देख लीजिए। असर्सन बोल रहा है कि देयर इज अ लिटिल मिक्सिंग ऑफ एयर बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है। रीजन बता रहा है कि द स्ट्रेटोस्फियर होल्ड लार्ज, ये शब्द आप नोट करके चलिए, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स एंड डस्ट्स। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ए सही है लेकिन यहाँ पे आर गलत दे रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्षोभ मंडल है जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, 0 से लेकर के 16 किलोमीटर तक इसकी हाइट पाई जाती है। ये आपकी भूमध्य रेखा से लेकर के है। ठीक है। अगर यही लंबाई अगर आप ध्रुवों से मापोगे तो ध्रुवों से ये लंबाई इसकी 9 किलोमीटर होती है। कितनी होती है यहाँ पे, ध्रुवों से जाएंगे जब आप ऊपर की साइड में तो 9 किलोमीटर तक आप लोगों को क्या दिखाई देगा, क्षोभ मंडल। और उसके बाद में जब आप ऊपर जाओगे तो वहां से आपकी नौ 9 किलोमीटर के बाद में यानी कि भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर के बाद में आप लोगों का समताप मंडल मिलता है, जो कि 50 किलोमीटर तक मिलता है। यहाँ पे आप 16 से लेकर के 50 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, समताप मंडल वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल का विशेष प्रयोजन बहुविधता में एकता की तुलना करता है, यह कथन दिया गया था कार्ल रिटर के द्वारा, लेटजेल के द्वारा, हर्ट्सोन के द्वारा या फिर हमबोल्ट के द्वारा। द स्पेशल पर्पज ऑफ ज्योग्राफी इज कंपेरिजन ऑफ यूनिटी इन मल्टीपलिसिटी इज द स्टेटमेंट ऑफ कार्ल रिटर, लेटजेल, हर्ट्सोन और फिर हमबोल्ट। आंसर कीजिए इसका क्या होगा। तो ये जो कथन है ये दिया गया था कार्ल रिटर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, रिटर के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। जो कार्ल रिटर है इनको जाना जाता है आधुनिक भौगोलिक विचारों का समर्थक, इनको माना जाता है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ। अभी आपके जो न्यू फैंसी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी तरीके के पूछे जा रहे हैं। ठीक है। ये तो क्या है, पुराना पेपर है, लेकिन जो अभी न्यू में चल रहा है वो इनके अंदर से कुछ इनकी बातों को खोज रहे हैं और वहां से क्वेश्चन आपका बना रहे हैं। ठीक है। तो जो आधुनिक भौगोलिक विचारों का संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है, वो कार्ल रिटर को माना जाता है। ठीक है। इनको क्या माना जाता है, आधुनिक भौगोलिक विचारों का संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने ही कहा था, इनके अनुसार जो आवास होता है, क्या है, आवास, ये क्या करता है, इसमें मानव संस्कृति पर्यावरण का निर्माण करता है। यानी कि जो मानव होता है पहले मानव आवास बनाता है और उसके बाद में मानव क्या करता है, यहाँ पे संस्कृति अपनी निकालता है, बताता है सभी लोगों को वो किस संस्कृति का है, उसके बाद में वो अपना पर्यावरण बनाता है। तो ये सभी क्या है, इसमें आवास को उन्होंने माना हुआ है महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पर्यवेक्षण ने डेविस को उनकी अपवर्तन चक्र संकल्पना को विकसित करने के लिए अभिप्रेरित किया है, मिसोरी, ग्रीनो को, मोन्टाना या फिर रेड रिवर। बताइए ये कौन सा है अपवर्तन चक्र की संकल्पना को विकसित किया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑब्जर्वेशन मोटिवेटेड डेविस टू डेवलप हिज कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन? तो यहाँ पे कौन सी नदी को उन्होंने लिया था? यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो मोंटाना रिवर है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये मोंटाना क्षेत्र है जहां पे उन्होंने क्या किया था, इस संकल्पना को विकसित करने के लिए अभिप्रेरित किया था। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाना चाहिए। आपका कौन सा करेक्ट है, आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डेविस है जिसमें एक फेमस है, डेविस का त्रिकूट बोल लीजिए या फिर इसको ट्रायो ऑफ डेविस बोल लीजिए। यहाँ पे उन्होंने 3 शब्द दिए गए हैं, स्थल रूप, संरचना एवं प्रक्रम। ठीक है, ये 3 शब्द हैं जिनको आप लोग याद रखिएगा। इसको ट्रायो ऑफ डेविस या फिर डेविस का त्रिकूट बोला जाता है। कांट की दृष्टि में भूगोल है एक स्थानीय विज्ञान, एक कोरोलॉजिकल विज्ञान, एक प्रादेशिक विज्ञान या फिर एक क्रमबद्ध विज्ञान। बताइए क्या है यहाँ पे? कांट व्यूड ज्योग्राफी एज अ स्पाशियल साइंस, कोरोलॉजिकल साइंस, रीजनल साइंस या फिर आपका सिस्टमेटिक साइंस। क्या हो जाएगा? कांट ने कैसा माना हुआ है भूगोल को? तो कांट है जो कि भूगोल को मानते हैं कोरोलॉजिकल विज्ञान के रूप में, भूगोल को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आप लोगों का? बी हो जाएगा। कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जो कांट है इन्होंने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये इसको भी याद कर लेना, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ठीक है, ये दी गई थी किसके द्वारा? कांट के द्वारा 1781 में। डेट भी याद कर लीजिएगा, डेट पूछ ली जाती है। ठीक है, जो कांट है इन्होंने भूगोल को 6 खंडों में भी विभाजित किया हुआ है, अगर कभी पूछा जाए तो इसको भी याद कर लेना। इन्होंने कौन कौन से भूगोल दिए हुए हैं? प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल है, इसके बाद में आपका गणितीय भूगोल हो जाएगा। ठीक है, गणितीय भूगोल के बाद में आप लोगों का यहाँ पे नैतिक भूगोल हो जाएगा। नैतिक भूगोल के बाद में आपका राजनीतिक भूगोल है। राजनीतिक भूगोल, इसके बाद में आपका व्यापारिक भूगोल हो जाएगा। व्यापारिक भूगोल के बाद में आपका धार्मिक भूगोल है। ठीक है, और उसके बाद में धार्मिक भूगोल, ये आपके 6 भूगोल हैं जिसमें किसको किसने डिवाइड किया था? ये आपके कांट महोदय को डिवाइड किया गया था। जो आपके कांट महोदय हैं इनको आर्मचेयर ज्योग्राफर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भूगोल के बारे में बताया हुआ है वो सभी इन्होंने एक कुर्सी पर बैठ करके, यानी कि अपने रूम में रहे, वहां से सभी की किताबें, सभी के थॉट्स पढ़े और उसके बाद में अपना इन्होंने अपनी बुक लिखी और अपने विचार दिए भूगोल के रूप में। ये औरों की तरह भटके नहीं कि इस देश गए उस देश गए, ये अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ करके भूगोल के बारे में लिख गए और जिसको आप आज आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आर्म चेयर ज्योग्राफर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मुझे पीवाईक्यू सबसे बढ़िया लगते हैं पढ़ने के रूप में, यानी कि आप लोग कितनी भी बार आप लोग डिटेल पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप लोग पीवाईक्यूज एमसीक्यूज नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हमने कितना पढ़ा हुआ है। इसलिए पढ़ना जितना अगर आप लोग जरूरी है, डिटेल जितना जरूरी है, उसी उससे कई गुना ज्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया कीजिए, जितना हो सके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो एग्जाम में देखना आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। पहले मैं जो गलती करती थी कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ती थी, मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी हूँ कि मैं थ्योरी पढ़ती थी
क्वेश्चन, मतलब एक आध दो पेपर सॉल्व किए, बस हो गया। मेरा नेट नहीं हुआ एक से दो बार में। तीसरी बार में मैंने क्या किया, थ्योरी मेरी पढ़ी हुई थी, मैंने फिर 3-4 महीने अपना सिर्फ पीवाईक्यू 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 एमसीक्यू यही किया। इनसे मुझे काफी ज्यादा सहारा मिला था, ठीक है। इसलिए मैं यही सोचा कि जो अपना ये वाला एक चैनल में, इसमें सिर्फ पीवाईक्यूज पीवाईक्यूज रखूंगी ज्योग्राफी के और पेपर फर्स्ट के भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पेपर, सॉरी पेपर पेपर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। पहला यहाँ पे मार्क जेफरसन, मार्क रॉबर्ट डिकिंसन, आर्थर रेविंसन, अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट। नगरीय भूगोल से संबंधित है, अधिवास भूगोल से, भौगोलिक भूगोल से एवं मानचित्र कला से। तो देखिए यहाँ पे जो मार्क जेफरसन है, आप इन्होंने प्राइमेट सिटी का ऑप्शन दिया था, तो ये जो संबंधित है अधिवास भूगोल से हो जाएंगे, सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। रॉबर्ट डिकिंसन है, ये नगरीय भूगोल से संबंधित हो जाएंगे, यहाँ पे आपके फर्स्ट हो जाएगा। आर्थर रॉबिन्स है, रॉबिन्सन जो भूगोल से संबंधित हो जाएंगे, आपके मानचित्र कला से होंगे, फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद में बचे अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट, तो ये आपके भौतिक भूगोल से है, ठीक है। 2 1 4 3, यानी कि आपका ऑप्शन तो यहाँ पे एक भी नहीं मिल रहा है। मार्क जेफरसन आप लोगों के अधिवास भूगोल से है, अधिवास भूगोल सेकंड में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा कि जो मार्क जेफरसन है ये आपके अधिवास भूगोल से है, ठीक है। रॉबर्ट डिकिंसन आप लोगों के नगरीय भूगोल से संबंधित है, और इसके बाद में जो आर्थर रॉबिन्स है ये आपके मानचित्र भूगोल से, और बचे अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट, ये आप लोगों के संबंधित हैं भौतिक भूगोल से, ठीक है। इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची एक सूची दो दी गई है, स्ट्रेबो, फ्रेमेंस, सोलिनस, एलिसी रेकलस। और इन्होंने कौन कौन सी बुक दी गई थी। क्रिश्चियन टोपोग्राफी, हिस्टोरिकल मेमोयर, ला टेरे या फिर रेरम मेमोरेबलम। किसने कौन सी बुक दी थी, आप लोगों को अगर पता है तो लिखिए इसको। जो स्ट्रेबो है इन्होंने लिखी थी हिस्टोरिकल मेमोयर, ठीक है। सेकंड हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेबो का। इसके बाद में आपके फ्रेमेंस हैं, फ्रेमेंस ने जो बुक लिखी थी क्रिश्चियन टोपोग्राफी, से फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। सोलिनस है, सोलिनस ने लिखी थी करेक्टिव रेरम। मेमोरेबलम लिखी थी इन्होंने, यहाँ पे आपका फोर्थ हो जाएगा। और ये एलिसी रेकलस है, इनके द्वारा लिखी गई थी ला टेरे, यानी कि थर्ड हो जाएगा। सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नगर आकार वितरण सुस्पष्ट किया गया था नगरीय पदानुक्रम में, केंद्रीय स्थान सिद्धांत में, श्रेणी आकार नियम में, या फिर लॉस के षटकोणीय प्रतिरूप में। सिटी साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ट डेपिसेड बाय अर्बन हायरार्की, सेंटर प्लेस थ्योरी, रैंक साइज रूल, या फिर लॉस हेक्सागोनल मॉडल। तो यहाँ पे देखिए जो आपका नगर आकार वितरण है ये सही से दिया गया था श्रेणी आकार नियम में, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। रैंक साइज रूल में किया गया था, सिटी साइज डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से दर्शाया गया था। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आज तबीयत बहुत ज्यादा डाउन है, कई दिन से फीवर आ रहा था, और फीवर मैंने टेस्ट वेस्ट नहीं कराया, मैंने सोचा हो जाएगा ऐसे ही, लेकिन उसमें टाइफाइड डेंगू और ब्लड मेरा पूरा चला गया। यहाँ पे 4 पॉइंट ब्लड रह गया, जब जाके पता चला कि हाँ मेरे को वीकनेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। यूएन पूर्वानुमानों के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रदेश वर्ष 2030 तक वैश्विक नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान देगा। दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, या फिर लैटिन अमेरिका। अकॉर्डिंग टू यूएन प्रोजेक्शन, which one of the following region will contribute maximum to the global urban population by 2030?
कौन सा होगा यहाँ पे बताइए, कौन सा है यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट। 2030 तक वैश्विक नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान कौन सा देश दे रहा है? तो वो आपका दक्षिण एशिया हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? साउथ एशिया हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। मैंने सोचा था कि पूरे 50 क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन एनर्जी इतनी नहीं है आज मेरे में। चलिए धीरे धीरे मैं बढ़ा दूंगी, 2 से 4 दिन लगेंगे रिकवर होने में बॉडी को। हीमोग्लोबिन की दिक्कत है, वो बाद बाकी बुखार उखार तो इससे चला जाएगा दवाई से। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन हो गया। और ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।